नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यूज नाइट में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज नाइट में आपको बताएंगे आज दिन भर खबरों की दुनिया में क्या कुछ खास रहा। पहले आज खास तौर से बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर हमने देखा कल अभिषेक बनर्जी और उसके बाद आज कल्याण बनर्जी। आखिर क्यों, क्या वजह है कि कहीं ना कहीं जनता का जो आक्रोश है इस तरीके से बाहर आ रहा है। और ये जो जनता है, खासतौर से जो पहली गिरफ्तारी भी हुई उसमें हमने देखा कैसे वो जुड़े हुए हैं टीएमसी से ही। और अब सवाल ये भी उठता है कि क्या टीएमसी में सब कुछ ठीक भी है या नहीं, या एक अंदरूनी कलह जो है उसका असर हम यहाँ देख सकते हैं और उसी वजह से टीएमसी पर एक आफत नज़र आती है और कहीं ना कहीं जो नेता हैं उन पर भी एक शामत की स्थिति बनती हुई नजर आती है। साथ ही बात करेंगे आज मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में। आज हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात जो साझा की, उसमें उन्होंने बताया कि ना सिर्फ जो हमारे भारत के जो एथलीट हैं किस तरीके से वो आज युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में क्या कुछ उपाय हमें करने चाहिए और किस तरीके से, और भी ऐसे कई उदाहरण उन्होंने हमें बताए जिसके ज़रिए आज समाज को बहुत प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पर भी हम नज़र डालेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं न्यूज़ नाइट में हेडलाइंस पर। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा जारी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल। पीएम मोदी ने मन की बात में देशवासियों के सामने रखे कई मुद्दे। कहा देश के एथलीट बना रहे हैं रिकॉर्ड। आम की किस्मों की चर्चा करते हुए पीएम ने गर्मी से बचाव के लिए देसी पेय पदार्थों के सेवन करने की दी सलाह। गुस्से में पश्चिम बंगाल की जनता। अभिषेक बनर्जी के बाद कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद सियासत गरमाई। कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा जो बोया वही काट रही है टीएमसी। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले में 5 गिरफ्तार। हॉर्मुज़ स्ट्रेट और परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान दोनों ने ही अपने अपने रुख पर अड़े। ईरान बोला समझौता अभी दूर। अमेरिका ने परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त दोहराई। हॉर्मुज़ के प्रबंधन को लेकर कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं ईरानी सांसद। और आईपीएल 2026 के विजेता का आज होगा फैसला। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की खराब शुरुआत। शुभमन गिल और साई सुदर्शन लौटे पवेलियन। और आइए न्यूज़ नाइट की शुरुआत करें। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, म्यांमार से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक भीषण धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, म्यांमार से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक भीषण धमाका हुआ है। बताया जा रहा है विस्फोटकों का गोदाम था जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। एक बड़ा धमाका इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं म्यांमार में हुआ है। और इस धमाके में अभी तक जो जानकारी मिल रही है, करीब 45 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। आप बता दें, समाचार एजेंसी एपी की जो खबर है वो अभी तक सामने आई है, जिसके तहत एक बड़ा धमाका हुआ है म्यांमार में। विस्फोटकों का गोदाम बताया जा रहा है जिसमें 45 लोगों की मृत्यु की बात कही जा रही है। हालांकि राहत और बचाव अभियान फिलहाल जारी है। हालांकि मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई गई है, क्योंकि कई लोग हैं जिनके दबे रहने की यहाँ पर आशंका है। और खासतौर से अगर देखा जाए, खनन कार्य में इस्तेमाल होने वाला जो विस्फोटक था वो वहाँ पर रखा गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं म्यांमार से आ रही है, जहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ है जिसमें करीब 45 लोग जो हैं उनकी मृत्यु की बात कही जा रही है। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार आपको बता दें ये जानकारी मिल रही है, जहां पर अब तक की अगर बात की जाए, विस्फोटकों का जो गोदाम था, खनन में जिन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है उसका गोदाम था और उसी में ये ब्लास्ट हुआ है, जिसमें करीब 45 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर अभी तक बताई जा रही है। उसके साथ साथ क्योंकि धमाका इतना तीव्र था, वहाँ पर कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। और जिस वजह से बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि जो मृतकों की संख्या है, जो आंकड़ा है, ये और भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई। किस तरीके से म्यांमार की अगर बात की जाए वहाँ से निकलती नजर आ रही है। और आइए अब खबरों में हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, नई दिल्ली में आज भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। बैठक में राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल हैं। 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर चुनाव और उपचुनाव 18 जून को होंगे।
इसके साथ ही बैठक में विधान परिषद की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा होगी। और आइए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या टीएमसी के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है? ऐसा इसलिए क्योंकि 2 दिनों के भीतर 2 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने बंगाल की सियासत में हलचल मचा दी है। 2 तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे मेरे दोनों तरफ, क्योंकि अभिषेक बनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं या उन पर हमने देखा कैसे जनता का गुस्सा फूटा, और दूसरी तरफ टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के विरोध में भी लोगों का आक्रोश हमने सामने देखा। और लेकिन टीएमसी इन घटनाओं के पीछे अभी भी बीजेपी की साजिश बता रही है। हालांकि इन हमलों पर टीएमसी की सहयोगी रही कांग्रेस का कहना है कि जो बोया है वही काट रहे हैं, जबकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि टीएमसी ने जो पाप किए थे वो वही भुगत रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि अब बंगाल में टीएमसी के खिलाफ माहौल बदल रहा है और क्या इन घटनाओं को राजनीतिक रंग देकर नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता का ये आक्रोश टीएमसी के भय वाले साम्राज्य के खिलाफ है। ये आक्रोश न सिर्फ टीएमसी के फैलाए भ्रष्टाचार के, बल्कि जनता के लूटे गए अधिकारों के खिलाफ है। शायद यही वजह है कि 2 दिन में 2 ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिससे ये साबित हो रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता अब टीएमसी के नेताओं को अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती। तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में 15 साल तक सत्ता का सुख भोगने वाली टीएमसी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भय, भ्रष्टाचार, कटमनी और अत्याचार के दंश से आजाद हुई जनता को टीएमसी के बड़े बड़े नेता बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। यही वजह है कि कल अभिषेक बनर्जी पर अंडे बरसे तो आज कल्याण बनर्जी पर कथित हमला हुआ है। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी चंडीतला पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। इसी दौरान थाने के सामने कल्याण बनर्जी के विरोध में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और ये कथित हमला हुआ। इन हमलों पर कांग्रेस नेता ने टीएमसी राज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो बोया है वही काट रहे हैं। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज बंद होना चाहिए। कल्याण बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी, दोनों ही अपने ऊपर हुए हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जबकि अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले में जो खुलासा हुआ है वो ये बताने के लिए काफी है कि टीएमसी के नेताओं ने जो बोया था वही काट रहे हैं। अभिषेक बनर्जी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश गायन मुख्य हैं, जो दिवंगत टीएमसी कार्यकर्ता संजू कर्मकार का बेहद करीबी बताया जा रहा है, जिसके घर अभिषेक बनर्जी गए थे। पुलिस के अनुसार वीडियो में साफ दिख रहा है कि अभिषेक बनर्जी पर सबसे पहले हाथ उठाने वाला आकाश गायन ही था। अन्य गिरफ्तार आरोपी निर्माल्य सेन गुप्ता, काजल दास और देवाशीष दत्ता हैं, जो टीएमसी से ही जुड़े रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है, ममता बनर्जी की सरकार ने जो पाप किए वही भुगत रही हैं। जो पाप किए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, उसी पाप का सीधे मूल में आक्रोश जनता में वापस आ रहा है। जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे डायमंड हार्बर में, यही जो जहांगीर खान से लेकर बाकी लोगों को देके उनका ऊपर पथराव किया, हमला कराया, 40 गाड़ी को तोड़फोड़ किया, मोटरसाइकिल तोड़फोड़ किया, कितना कार्यकर्ता घायल हुआ। ये सारे अभिषेक बनर्जी ने किया था उनका क्षेत्रों में। टीएमसी के नेता बार बार कह रहे हैं कि पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बता रही हैं। कल केंद्रीय बलों ने अभिषेक बनर्जी को भीड़ से बचाया, तो आज पश्चिम बंगाल पुलिस ने कल्याण बनर्जी को सुरक्षा दी। इसकी तस्दीक खुद कल्याण बनर्जी ही कर रहे हैं। मेरे कुर्ते और पायजामे पर भी खून लगा हुआ था। मैं सड़क पर गिर गया था। उसी समय सीआरपीएफ का एक जवान वहां आया और उसने मुझे बचाया। मैं उस सीआरपीएफ जवान का धन्यवाद करता हूं। विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली टीएमसी अब इन 2 घटनाओं के दम पर सियासी रोटी सेकने की तैयारी में है। यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी कथित हिंसा के विरोध में 2 जून को कोलकाता में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जा रही हैं।
अभिषेक बनर्जी पहले ही सीआईडी के रडार पर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कहीं ममता बनर्जी अभिषेक को बचाने के लिए ही तो पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने में नहीं जुट गईं। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन उसके बाद टीएमसी में भी अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। और क्या बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए कथित हमले ने जहां राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई, तो वहीं इस घटना पर टीएमसी नेताओं की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। कालीघाट में हुई बैठक में 80 विधायकों में से केवल 19 विधायक ही पहुंचे, जिसे देखकर नाराज ममता बनर्जी ने बैठक रद्द कर दी। और ये बैठक इसीलिए बुलाई गई थी कि अभिषेक बनर्जी पर इस तरह का हमला क्यों हुआ, उसका विरोध उन्हें करना था, आगे की उन्हें जो योजना थी वो बनानी थी। लेकिन अब टीएमसी अपनी ही पार्टी के सांसदों, विधायकों और नेताओं को अवसरवादी बता रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ता क्या बदली? तृणमूल कांग्रेस के भीतर का अंतर विरोध सामने आने लगा है। ममता बनर्जी की करारी हार और सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के अंदरूनी हालात ठीक नहीं लग रहे। सोनारपुर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित जानलेवा हमले ने सूबे की सियासत गरमा दी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस हमले पर पार्टी नेताओं की जिस तरह से तीखी प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, वो नदारद दिख रही है। पार्टी के बड़े बड़े सूरमाओं के मुंह पर ताला लग गया। विपक्षी नेताओं ने तो इस हमले की निंदा की, लेकिन टीएमसी के अपने ही सांसद, विधायक और पार्षद चुप्पी साधे हुए हैं। पार्टी के नेताओं की इसी रहस्यमयी चुप्पी पर अब प्रवक्ता कुणाल घोष का गुस्सा फूट पड़ा है। कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के सांसदों, विधायकों और पार्षदों को अवसरवादी करार देते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में लिखा, मैंने नोटिस किया कि दूसरी पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं ने अभिषेक पर हुए हमले के विरोध में पोस्ट किए, लेकिन मुझे अपनी पार्टी के कई सांसदों, विधायकों, पार्षदों, पदाधिकारियों या पूर्व सरकारी अधिकारियों की तरफ से कोई पोस्ट नजर नहीं आया। जबकि अगर सरकार तृणमूल की होती तो इनमें से कई लोग बिल्कुल ही अलग सुर में बात कर रहे होते। अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि पार्टी के मंच को तोड़कर किसने अपनी मनमानी की है। दादा, समर्थक, बॉस, वीडियो, सेल्फी, वो सारी भीड़ अब कहाँ है? कुणाल घोष का ये गुस्सा सीधे उन नेताओं पर है जो कल तक ममता और अभिषेक के नाम की माला जपते थे, जो सत्ता की मलाई खाने के लिए सेल्फी ब्रिगेड बनकर आगे रहते थे। लेकिन बंगाल में जैसे ही कमल खिला, ये नेता मौन हो गए। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की माने तो अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो स्थानीय टीएमसी नेता के करीबी बताए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या ये घटना टीएमसी ने ही प्लान करके करवाया? इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। 6 के 6 पुलिस के पास प्रूफ है कि लाभली मैत्र जो वहाँ के लोकल एमएलए थे पहले तृणमूल कांग्रेस के, उनके नजदीक वाले हैं, काउंसिलर के नजदीक के लोग हैं। तो अभी एक नया पहलू इस घटना का खुल गया है कि जो आक्रमण, जो अटैक अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुआ, ये अटैक किसने किया या किसने करवाया? क्या बीजेपी के ऊपर जो इल्जाम दिया जा रहा था वो बीजेपी का लोग तो वहाँ पे नहीं थे, तृणमूल के लोग पकड़े जा रहे थे। तृणमूल ने ही प्लान करके क्या ये अटैक करवाया, इसका भी इंक्वायरी होनी। बहरहाल ममता बनर्जी की करारी हार और बीजेपी के बंगाल में बम्पर जीत से साफ हो गया है कि टीएमसी के भीतर केवल बाहरी दबाव ही नहीं है, बल्कि आंतरिक विद्रोह भी चरम पर है। हाल ही में सांसद काकोली घोष दस्तीदार का सभी सांगठनिक पदों से इस्तीफा देना इसी तरफ इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बंगाल में किस तरीके से लगातार राजनीतिक खबरें जो हैं वो आती हैं, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर बंगाल में कल शुभेंदु सरकार के पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कल अगर बात की जाए तो सुबह 11 बजे लोक भवन में 35 मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे। आप बता दें 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इस दौरान हमने देखा था 5 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। लेकिन कल लोक भवन में करीब 35 मंत्री जो हैं सुबह 11 बजे वो शपथ लेंगे। कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे मुख्यमंत्री शुभेंदु और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमी आचार्य भी दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे। और उसके बाद अभी एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल सरकार से जुड़ी नजर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे लोक भवन में 35 मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे, यानी पूर्ण मंत्रिमंडल का जो गठन है वो होता हुआ नजर आएगा पश्चिम बंगाल में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए,
पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन होगा। पहले 5 जो हमने देखा अन्य ने शपथ ली थी, और अब कल की अगर बात की जाए, जो जानकारी मिल रही है वो यही कि 35 मंत्री जो हैं वो कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। फिलहाल न्यूज़ नाइट में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे भी आखिर क्या वजह है कि पश्चिम बंगाल में जनता का जो आक्रोश है वो नजर आ रहा है, और आखिर क्यों पिट रहे हैं टीएमसी ने। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। PM श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल की। जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी को लगातार वहाँ झटके लग रहे हैं, और जो उसका गढ़ कहा जाता था, वहीं अब जनता में आक्रोश नजर आ रहा है। और इसी पर आज हमारा विशेष भी, क्या टीएमसी के खिलाफ जनता का जो आक्रोश है, जनता का जो गुस्सा है, वो यहाँ फूटता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी पर फूटा जनता का गुस्सा। जिस तरीके से 2 दिनों की अगर बात की जाए, अलग अलग 2 तस्वीरें सामने आई हैं। टीएमसी के 2 सांसद जिनको कहीं ना कहीं जनता के विरोध का, आक्रोश का सामना करना पड़ा। हालांकि इसमें हमने देखा किस तरीके से जो अलग अलग दलीलें हैं वो भी दी गई। इस पर हम चर्चा करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आशुतोष झा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही संजय सरकार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि जब हम बात करते हैं बीजेपी की, एक सत्ता परिवर्तन हुआ आशुतोष जी वहाँ पर, लेकिन उसके बाद जो स्थिति अब सामने आ रही है, जो टीएमसी का कभी गढ़ माना जाता था पश्चिम बंगाल, ऐसा आखिर क्या हुआ? क्या वजह आपको लगती है कि जनता जो है वो बेहद ही गुस्से में वहां नजर आ रही है आजकल? नमस्कार मुकुल जी। देखिए, अभी जो अटैक्स, अभी जो हमले सहना पड़ रहा अभिषेक बनर्जी को हो या कल्याण बनर्जी को, उसकी भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक में इसका समर्थन नहीं करती। हम इसका निंदा करते हैं और हमारी प्रशासन इसके विरुद्ध कड़ी पदक्षेप ले भी रहे। लेकिन आप यदि इतिहास को देखेंगे, और 4 मई को कैसे कैसी धमकियां दी गई थी अभिषेक बनर्जी के द्वारा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए नई शमशान बनाने पड़ेंगे जी। 4 तारीख को डीजे बजेगा, देखो तो कौन बाबा तो के बजाते हैं ऐसे, यानी जो देख लेने की बात कही गई थी, अब जनता देख रही है। बिल्कुल, अब जनता देख रही है। उन्होंने दिखाने धमकाने की बात की। अब उन्होंने जो ट्रेंड सेट किया
उसी ट्रेंड को अब जनता उनको जवाब दे रही है। ये बिल्कुल जन आक्रोश है और ऐसा जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने 15 वर्ष तक ये बोया है। जेपी नड्डा पर जब अटैक हुआ था तो किस तरह की बयानबाजी हुई थी। ममता बनर्जी ने कहा था नड्डा गड्ढा चड्डा। तो ये जो ट्रेंड आपने सेट किया, ये जो आपने एक लोकतंत्र की हत्या करने वाली संस्कृति को पश्चिम बंगाल में पोषित किया, उसका फल आज काटना पड़ रहा है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल में भाजपा के ही पुलिस प्रशासन थी जो उनका सुरक्षा कर पाई। सेंट्रल फोर्स ने उनकी सुरक्षा की। 6 अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार हुए। आप यदि भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाओं को देखें, जो जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी, क्या ऐसे एक्शन देखने को मिलती थी? पश्चिम बंगाल में पुलिस मूक दर्शक बनकर एक तरफ खड़ी रहती थी और तृणमूल कांग्रेस के गुंडे भाजपा कार्यकर्ताओं को, भाजपा नेताओं पर हमला करते थे। आज ये संस्कृति बदली है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वही उसी की तस्दीक जो है वो होती हुई नजर आती है। संजय सरकार जी, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई जो बोया उसको काटा जा रहा है, या जो करनी थी वो भुगती जा रही है? अलग अलग राजनीतिक दल जो है वो यहाँ अपनी दलीलें भी दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये नरेंद्र सरदार है जो भारतीय जनता पार्टी का सोनारपुर का कार्यकर्ता है। इसके साथ आकाश जन देखिए तस्वीर लेके, मतलब जो झंडा लेके भारतीय जनता पार्टी को झंडा लेके घूम रहा है। दूसरा तस्वीर देखिए आकाश, लेकिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सुनिए ना आप बेकार हम छोड़ के चला जाएंगे, तब आप बोलने मत दीजिए, यहाँ पर आप मत ये आपको मतलब सब जगह से छोड़ के कहाँ जाइएगा? नहीं रूपा गांगुली को पूछिए इनसे, ये बड़ी धमकी देते हैं कि छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, प्रधानमंत्री है क्या संजय सरकार की? रूपा गांगुली का नहीं, आप क्यों बैठने, आपको बीच में तो नहीं बोल रहे हैं, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? जी आप बदतमीजी से आप टीवी पर बोलेंगे छोड़ के चले। लेकिन संजय सरकार जी, बीच में नहीं बोलने दे रहे, क्या होता है? मेरे बारे में क्यों कर रही है संजय सरकार जी? मेरे बारे में क्यों बोलेंगे? मेरे बारे में मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको ये जनता का आक्रोश नहीं लगता? आपको लगता है कि सुनियोजित था ये? नहीं, मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे ना। ये इसका नाम है अभिजीत विश्वास। ये वहाँ पर खड़े थे, मंडल अध्यक्ष थे वहाँ का सोनारपुर का, ठीक है। उसके बाद लेकिन जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनको तो बताया जा रहा है टीएमसी समर्थक रहे हैं। सुनिए ना नमिता सेन वहाँ पर मंडल महिला मध्यक्ष का अध्यक्ष था। सियास विश्वास स्टेट सेक्रेटरी महिला मोर्चा का था। सुस्मित दत्ता था ये जादवपुर का ऑर्गेनाइजर प्रेसिडेंट, और ये अमित बनर्जी स्टेट मेंबर है बीजेपी का। ये सब वहाँ पर खड़े थे। लेकिन संजय जी ये बताइए, पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया उनको कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया, क्या उसको आप झुटला देंगे? नहीं, आपको क्या बोला, मेरे देश एक धृतराष्ट्र और गांधारी के शासन में है। मीडिया भी आज धृतराष्ट्र और गांधारी की तरफ से दिखा रहे हैं, हकीकत नहीं दिखा रहा है ये लोग। लेकिन जो आपके सामने शायद आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। जनता जो है वो परेशान है, उसका आक्रोश नजर आ रहा है सामने, और उस जनता में टीएमसी समर्थक जो है, नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तमाम नेता लोग वहाँ पर खड़े हैं। ये ताली बजाने के लिए खड़े थे वहाँ पर, ताली बजाने के लिए। यानी आपका अभी भी यही मानना है कि ये सब बीजेपी के इशारों पर हो रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बीजेपी के सबको। और एक तस्वीर जी, लेकिन टीएमसी समर्थक जब पकड़े जाते हैं, जब उनको गिरफ्तार किया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, और जब वहां पर जो जज हैं वो उनको बोलते हैं कि नहीं इनको जेल में जाना पड़ेगा, उनको आप झुटला देंगे पूरी तरीके से। यानी अभी भी वही न्यायपालिका की बात की जाए, दूसरी संस्थाओं की बात की जाए, उनका अपमान करना आप नहीं छोड़ेंगे। अवधेश जी अभी आपके पास लौटूंगा। अवधेश जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि 2 दिन में जो 2 तस्वीरें आई हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल जो से मच रही है, लेकिन टीएमसी में अंदरूनी हड़कंप सा एक मच गया है, भागम भाग की स्थिति नजर आ रही है, और उसमें जो कहने को मिल रहा है सारे आरोप जो हैं वो अब बीजेपी के सर मत्थे जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के इतने सांसद हैं, अरे शांत हो जाए। तृणमूल कांग्रेस के इतने सांसद हैं, अभी भी विधायक कल्याण बनर्जी के ऊपर मामला है। कोई भी, अरे भाई बीच में कोई भी बताइए ना कि सोशल मीडिया पर देख लीजिए, अभिषेक बनर्जी के हमले पर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों, विधायकों, वहां के वार्ड मेंबरों में कितने ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि ये गलत हुआ है। जी, पहला प्रमाण तो यही है कि मतलब 80% ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई कुछ बोला नहीं है, कुछ लिखा नहीं है इस पर। जी, ये है तृणमूल का माहौल इस समय। अब दूसरी बात पर आते हैं। देखिए, अभिषेक बनर्जी वहां कैमरा लेकर के गए थे, तो जाहिर है कि जो कुछ भी हुआ है वो कैमरे में है, पुलिस ने कैमरे से कैद किया है। मैं इसमें जाता ही नहीं हूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता है कि वो तृणमूल के कांग्रेस कार्यकर्ता है, इसको मैं बाद में तय कर लूंगा। जी, बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी चुनाव जीतने के बाद अगर तृणमूल के लोगों पर हमला करनी होती तो वो 26 दिन इंतजार करने के बाद वो सोनारपुर में आ रहे हैं, तो उतना इंतजार करेगी क्या?
पूरे प्रदेश में उसके लोग हैं, जहां तहां हमले शुरू हो जाते, मारपीट हो जाती। बिल्कुल। उसके लिए इतने इंतजार की क्या जरूरत है? अब आगे आइए, देशांतरिए। ममता बनर्जी जी ने अभी तक अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मुख्यमंत्री स्वयं को लिखा हुआ है। ये उनकी स्थिति है। जो अभिषेक बनर्जी ने संसद में लिखा है बाहर होते हुए, उनका तो कोई अधिकार नहीं है। पूछा किस अधिकार से लिखा है, तो फिर उन्होंने विधायकों के हस्ताक्षर करा दिए। कई विधायकों ने कह दिया कि हमारे हस्ताक्षर नहीं है जी। अब उसकी जांच हो रही है। कल्याण बनर्जी पर कोकिला घोष सांसद ने आरोप लगाया, और तृणमूल की सांसद है, आरोप लगाया कि हमारे साथ गाली किया, बदतमीजी किया है। और वही नहीं, जब वो दिल्ली में चुनाव आयोग के यहाँ सारे सांसद गए थे तृणमूल के, तो महुआ चटर्जी, जिनसे हम लोग सहमत नहीं होते हैं, दोनों में मारपीट गाली गलौज की नौबत आ गई थी रोड पर। बिल्कुल। और सब देख रहे थे, और महुआ चटर्जी ने कहा। तो इस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस को मैं ये कह रहा हूं कि उसके लिए सबसे अच्छा होता कि पहले चुनाव की हार को विनम्रता से स्वीकार करो। दूसरा, अगर ममता बनर्जी करती कि हमारे राज्य में जो भी अन्याय हुआ, हिंसा हुआ, अपराध हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, अभिषेक क्षमा मांगते, पश्चाताप करते हैं, तो लोगों का गुस्सा कम होता। ये केवल बीजेपी के समर्थकों का गुस्सा नहीं है, तृणमूल के अंदर भी बहुत सारे लोग जो समय की, लेकिन टीएमसी को अवधेश जी शायद ये समझ भी नहीं आ रहा है अभी में रहेंगे, वो सब भी चाहते हैं। और मैं लास्ट जो बात कर रहा हूँ, देखिए कई घटनाएं कानून की नजर में अपराध होती है। जैसे काला झंडा दिखाना अपराध है, अंडे फेंकना अपराध है, टमाटर फेंकना अपराध है, लेकिन जनता की नजर में कई बार वो आक्रोश का प्रदर्शन होता है। उसको गाली देना, किसी को चोर चोर कहेंगे तो कानून की नजर में अपराध है, लेकिन जनता ये बिल्कुल देखिए चोर चोर। अवधेश जी, जनता जिसे चोर चोर कह रही है वहां तो शायद किसी ने देखा ही नहीं। और संजय जी का ये कहना कि ये हो सकता है बीजेपी द्वारा सुनियोजित हो, लेकिन यहाँ पर आशुतोष जी आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी टीएमसी अभी भी वही राग अलाप रही है, भले ही लोगों की गिरफ्तारियां कर ली गई हैं, बताया जा रहा है कि कहां से उनका संपर्क था, लेकिन बावजूद इसके अभी भी वही रट है। तो क्या कोशिश की जा रही है कि जो हार तो स्वीकार कर नहीं रहे हैं, अब जो स्थिति है उससे कैसे निपटा जाए, उसी के लिए क्या कुछ घुमाने का प्रयास किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए 2021 में हम लोग जब हारे थे तो पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रायोजित हिंसा चलाई गई थी, लेकिन अगले ही दिन से हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर थे, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के नेतागण सामने नहीं आ रहे, इनके ऊपर हमले हो रहे, उसके विरुद्ध प्रतिवाद करने। ये तृणमूल कांग्रेस को स्वयं में समझना चाहिए। भाई भाजपा पे आरोप लगा रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया था कि हमें हमला नहीं करना किसी के ऊपर। यदि हमला करना रहता तो हम लोग उसी दिन से हमला करते, लेकिन हम इसका समर्थन नहीं कर रहे। हम पश्चिम बंगाल में राजनीति का बदलाव करने के लिए आए, राजनीतिक संस्कृति का। ये जो लोग आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो आपके ही लोग हैं, जिनको हो सकता है कटमनी कुछ कम मिला हो अभिषेक बनर्जी के कारण, जिनको हो सकता है कुछ लूटपाट में हिस्सा कम मिला हो अभिषेक बनर्जी के कारण, वो लोग अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इस पर आप मंथन करिए, और आप अभी भी इसको जिस तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं, इसको विनम्रता से स्वीकार नहीं रहे संजय जी, ये आपको आगामी दिनों में और ज्यादा खतरे में लाएगा। बिल्कुल आशुतोष जी, देखिए बिल्कुल है ये गलत। संजय जी इस बात को हम भी कह रहे हैं, इस तरह के जो हमले हैं वो गलत हैं, लेकिन इन हमलों की वजह क्या है? क्या जनता में वो आक्रोश है, या जैसे आप कह रहे हैं कि सुनियोजित है, या हम प्रायोजित की बात कर रहे हैं? संजय जी, लेकिन इस पर शायद कहीं ना कहीं ध्यान जरूर देना होगा। सुनिए, मैं एक चीज बताता हूँ। आज तक 15 आदमी को मौत हुई है, मेरा 15 कार्यकर्ता। तापस नस्कर इंटाली में, बेलेघाटा में विश्वजीत पत्ता, नानूर में अबीर शेख, पूर्वस्तोली में पिंकू देवनाथ, कुल्पी में मिठुन सामंतो, नारायणगढ़ में बीरेन पात्रो, चाकदा में तापन सिकदार, गोघाट में सहदेव पात्रा, सप्तो से सोमनाथ भट्टाचार्य जी, संजू कर्मा सोनारपुर में उसको हत्या हुई है। पापाई सरकार को गए स्कूल में हत्या किया, मैंने नदिया। संजय जी, लेकिन बीजेपी के इतने कार्यकर्ता हैं, इतने रहे हैं, उनके खिलाफ जो हिंसा हुई है तब आपको शायद नाम याद नहीं रहे होंगे ये, लेकिन और आप जो बात कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी पे जो जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद क्या आपको लगता है कि टीएमसी के जो विधायक हैं या और जो दूसरे नेता हैं वो आपके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि उनकी तरफ से भी हमने देखा कि किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। आज भी एक बैठक होनी थी जिसमें सभी जो विधायक हैं टीएमसी के बुलाए गए थे, लेकिन महज 19 विधायक उसमें पहुंचते हैं और शायद नाराज होकर ममता बनर्जी बैठक को रद्द कर देती हैं कि ये बैठक करनी ही नहीं है, क्योंकि साथ उनके कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। अब
सबको धमकाया जा रहा है। ईडी सीबीआई के बाद में स्टेट पुलिस ने सीआईडी देकर घर घर में भेजा जा रहा है। जी। क्या बोल रहे हैं आप? पुलिस को देकर बोल रहे हैं आप? तो आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी का गढ़ है वहां पर टीएमसी के विधायक हैं, सांसद हैं, वो डरे हुए हैं। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जी। अभिषेक के ऊपर कल जब पत्थर फेंका गया था, शायद कश्मीर में वो पत्थर फेंकते तो उसको आतंकवादी बोला जाता। कल लेकिन 4 मई से पहले जो भय और भ्रष्टाचार का माहौल होता था वो शायद नजर नहीं आता था आपको। नहीं होता, अगर हेलमेट नहीं रहता कल उसको मौत हो जाता था वहां पर। कल अभिषेक को मौत था वहां पर। मैं आपको कल्याण देना किस तरह से मारा, मैं आपको बस वीडियो क्लियर दिखाया। आज जिस तरफ से लोकतंत्र का बंगाल में हत्या कर रहा है, केंद्र सरकार में भी एक धृतराज संजय जी, लोकतंत्र की हत्या 4 मई से पहले नजर नहीं आई थी किसी को। धृतराज और गांधरी मीडिया ये मेरे को आप बताइए, 4 मई से पहले लोकतंत्र की हत्या, ये समझ में नहीं आता था किसी को लोकतंत्र क्या है, जो हमारी संस्थाएं हैं उनका किस तरीके से अपमान किया गया, संवैधानिक संस्थाओं का। तब शायद लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का अपमान, इस तरह के शब्द शायद टीएमसी की सूची में आते ही नहीं थे। लेकिन अब जब ये स्थिति यहाँ पर आ गई है तो अब बहुत आसान है शायद। नहीं, आज भी हिंदुस्तान को कोई आदमी विश्वास नहीं करता है कि हम लोग 3 करोड़ 20 लाख आदमी को जो सुविधाएं पहुंचाया था, एक भी आदमी आज विश्वास नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक उपाय में, लूट तांत्रिक उपाय में जीता। इसके लिए कॉन्सुलेटेड प्राइज किसको मिला है? सुब्रत दत्त गुप्ता को। चलिए संजय जी, आपका जो बीजेपी से ज्यादा स्नेह है, टीएमसी से ज्यादा तो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, मुझे तो टीएमसी की बात आपसे जाननी थी, सुननी थी। अवधेश जी, आप किस तरीके से देखते हैं? अंदरूनी कलह लगातार चल रही है, वो कहीं ना कहीं एक आफत है। दूसरी तरफ नेताओं की शामत आ रही है क्योंकि जनता का गुस्सा जो है वो अब बाहर निकल रहा है, लेकिन उसको भी शायद कहीं देखा नहीं जा रहा है। और ये एक क्या इसको एक हार की वजह के तौर पर भी देख पाएंगे जो अंदरूनी कलह यहाँ नजर आ रही है टीएमसी में? देखिए, ऐसा है कि ये आज की जो घटना पिछले 2 दिनों की हम दिखा रहे हैं, एक तो अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी, दोनों घटनाओं को 2 तरीके से देखना पड़ेगा। कल्याण बनर्जी का वीडियो देख लीजिए तो कल्याण बनर्जी के बगल में शस्त्रधारी जो है खड़े हैं दोनों तरफ। कोई दिखाई नहीं दे रहा कि कोई उन पर हमला हो रहा है। अब जनता का गुस्सा है, काला झंडा कोई दिखा रहा है, चोर चोर कह रहा है, अब उसको तो नहीं रोका जा सकता है। वो गिर रहे हैं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, खून दिखा रहे हैं, खून कहां से चपक के जाके मार रहे हैं कि नहीं है जी, कहां पर चपक के जाके मार रहे हैं। संजय जी सुन लीजिए, संजय जी सुन लीजिए, तस्वीरें तो हर कोई देख चुका है, ये तस्वीरें हर कोई देख चुका है। संजय जी, आप कुछ भी कहिए लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, मत बताइए अपनी पहचान आप हमें। संजय जी, जब आप सुनेंगे ही नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से अपना परिचय देंगे, तो क्या कुछ उम्मीद की जाएगी टीएमसी से? और यही इस बात को लगातार हम यही उठा रहे हैं जी। बिल्कुल अवधेश जी, लेकिन देखिए स्थिति यही है, अब सबके सामने तस्वीरें आ रही हैं लेकिन टीएमसी शायद अभी भी मानने को तैयार नहीं है। और एक सार्थक चर्चा की मैं संजय जी आपसे भी उम्मीद कर रहा था, लेकिन शायद वो सार्थक चर्चा हम नहीं कर सकते क्योंकि आपको जो अपनी बात है उनको ही रखना है, और भले ही वो गलत सही, लेकिन अभी भी उन्हीं बातों को लेकर आप बढ़ रहे हैं। फिलहाल जो सच है वो लगातार सामने भी आ रहा है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब न्यूज़ नाइट में हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। झटका कैसे, ये आपको बता दें। दरअसल भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों मंडी, धर्मशाला और सोलन में जीत हासिल कर ली है, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस केवल पालमपुर में ही जीतने में सफल रही। चारों नगर निगमों के लिए 17 मई को आपको बता दें वोटिंग हुई थी, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। धर्मशाला नगर निगम के नतीजों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 17 वार्डों पर चुनाव हुए, जिसमें से भाजपा ने 11 पर जीत हासिल की। मंडी नगर निगम में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। मंडी में 14 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें 12 पर भाजपा ने जीत हासिल की है। वहीं बात अगर सोलन नगर निगम की हम करें तो यहाँ पर 17 वार्डों में चुनाव हुए थे, जिसमें से 10 पर भाजपा ने कब्जा किया। वहीं पालमपुर एक ऐसा इकलौता नगर निगम जहां पर 15 सीटों पर चुनाव हुए थे और इसमें 11 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर नगर निगम पर अपना यहां कब्जा किया। यानी जो इज्जत है वो वहां से बचाई गई। लेकिन इन नतीजों के बाद भाजपा ने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये नतीजे कांग्रेस सरकार के प्रति जनता की नाराजगी और भाजपा में उनके बढ़ते भरोसे को मजबूत कर रहा है। मैं मंडी की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने बहुत बड़ा एक तरफा जनादेश यहाँ मंडी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। जिस प्रकार से
ये 4 साल का कांग्रेस का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश है और शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय के चुनाव टालने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के साथ ही न्यूज नाइट में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मन की बात की 134वीं कड़ी में क्या कुछ खास बातें प्रधानमंत्री ने साझा की देशवासियों से। सारी जानकारी से छोटे से ब्रेक के बाद। घिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया, मेरे रिटर्न्स रुक गए, मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब क्या करूं? कौन हेल्प करेगा? कहां करूं शिकायत? RBI के सचेत पोर्टल पर। क्या? ऑनलाइन फ्रॉड्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स की शिकायत यहाँ करें, जिससे संबंधित संस्था तक भेजा जाएगा ताकि सही कार्यवाही हो। RBI कहता है सचेत रहें, सुरक्षित रहें। लोन मिलेगा या नहीं ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है, इसलिए आज ही पैसाबाजार.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें फ्री में, वो भी 4 क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की, जिसकी 134वें एपिसोड में आज उन्होंने कई अहम मुद्दों जैसे कि हमारे जो एथलीट्स हैं कैसे वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, भीषण गर्मी पड़ रही है, क्या कुछ ऐसे में करना चाहिए, और इसके साथ साथ ऐसे कई अहम मुद्दे उठाए और साथ ही बेहतरीन उदाहरण दिए जिसके चलते जो देशवासी हैं उनमें एक अलग उत्साह नजर आता है मन की बात को सुनते वक्त। क्या कुछ खास रहा 134वीं इस कड़ी में, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 134वें एपिसोड में खेल से लेकर गर्मी तक कई मुद्दों पर देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम ने भारतीय एथलेटिक्स के 2 उभरते सितारों गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर की उपलब्धियों की सराहना की। हाल ही में दोनों खिलाड़ियों ने 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर देश का नाम रोशन किया है। पीएम ने उनकी सफलता को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया। हाल ही में रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में भारतीय एथलेटिक्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ। प्रतियोगिता के दौरान 4 अलग अलग स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही पुरुषों की 100 मीटर दौड़ की, जहां सिर्फ 2 दिनों के भीतर राष्ट्रीय रिकॉर्ड 3 बार टूटा। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने ये कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। प्रधानमंत्री ने देश में पड़ रही भीषण गर्मी का जिक्र करते हुए लोगों से खुद का ध्यान रखने, पानी पीने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। गर्मी से बचाव के लिए देश भर में इस्तेमाल की जाने वाले पेय पदार्थों का पीएम मोदी ने खास तौर पर जिक्र किया और जमकर आनंद उठाने की बात भी कही। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है। पेट भी भरे, ताकत भी दे।
कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। गर्मी के मौसम में फलों के राजा आम की बात न हो, ये कैसे मुमकिन है? पीएम ने देश भर की आम की किस्मों का जिक्र करते हुए कहा कि हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू होती है। पीएम ने कोंकण महाराष्ट्र के हापुस अल्फांसो, गुजरात के केसर, उत्तर प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा, बिहार के जरदालू, चौसा, मालदा की खासियत बताई, तो दक्षिण भारत के बंगनपल्ली, तोतापरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल के हिमसागर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के स्वर्ण रेखा की किस्मों का उल्लेख करते हुए किसान भाई बहनों की प्रशंसा की। पीएम ने कहा कि आम अब गांवों से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच रहा है। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में हाल ही में संपन्न यूरोप दौरे की बात भी की। पीएम की नीदरलैंड यात्रा के दौरान चोल काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गईं। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। पीएम ने युवाओं से अपनी हॉबी के लिए समय निकालने और लगातार कुछ नया सीखते रहने की अपील करते हुए कहा कि किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़ें और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटोरियम को जरूर देखने जाएं। इसी के साथ पीएम ने गंगा नदी में डॉल्फिन को बचाने के लिए लोगों के प्रयास की खूब प्रशंसा की। पीएम ने इससे संबंधित वीडियो देखने की अपील की। पीएम ने कहा कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। इसके अलावा भी पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में केरलम के साजी वलाशेरिल, उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता, गोवा के बालकृष्ण अय्या और तमिलनाडु की गिरिजा अम्मा के जीवन की प्रेरक कहानियां साझा की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में इस बार क्या कुछ विशेष रहा। आम की बात हुई लेकिन वो भी काफी विशेष रही। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले भाई साहब, खुले में मत थूको, इससे टीबी और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अरे भाई, एक मेरे थूकने से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? एक मेरे अकेले से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? क्या आपको अभी भी लगता है कि एक के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मास्क पहनिए, खुले में मत थूकिए, मुंह ढककर खांसिए और अपने आसपास सफाई रखिए।
बस अपनी आदत थोड़ी सी बदलकर टीबी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखिए। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है। इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन वर्षों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। पिछले 12 वर्षों में भारत के आर्थिक परिदृश्य की अगर बात की जाए तो इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है। विकास, डिजिटलीकरण, विनिर्माण और वित्तीय समावेशन जैसे सुधारों के दम पर भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण से लेकर आत्मनिर्भर भारत और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, आधारभूत संरचना के विस्तार से लेकर वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत मौजूदगी तक भारत ने अभूतपूर्व गति के साथ प्रगति की है। भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से साल 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया अभियान अब नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से अपना उत्पादन बढ़ा रहा है। देश में निवेश में बढ़ोतरी हुई है, रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और विदेशी कंपनियों का भरोसा मजबूत हुआ है। मेक इन इंडिया को मजबूती देने के लिए सरकार ने PLI स्कीम शुरू की। इस योजना के तहत कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। मोबाइल निर्माण हो, फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई सेक्टर्स में इसका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। इसी का परिणाम है भारत अब दुनिया में बड़े मोबाइल निर्यातक देशों में शामिल है। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने कारोबार करना आसान बनाने के लिए तमाम कदम उठाए। नीतियों में सुधार हुआ, जिसकी वजह से व्यापारिक सुगमता बढ़ाई गई। व्यापार को आसान बनाने के लिए कंपनीज एक्ट में कई प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, जिसकी वजह से कारोबारियों को कम कागजी कार्रवाई और तेज मंजूरी मिल पाई। स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए नियमों को आसान बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इन ठोस कदमों का परिणाम ये रहा कि भारत का कारोबारी इकोसिस्टम मजबूत हुआ और रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या में 27% का इजाफा हुआ है। देश की बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटने के लिए लागू किया गया IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इस कानून ने कंपनियों के दिवालिया होने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया तो बैंकों को बकाया वसूली में मदद मिली। IBC ने भारत की क्रेडिट संस्कृति को मजबूत किया, साथ ही साथ कंपनियों पर वित्तीय अनुशासन का दबाव भी बढ़ गया। कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कमी, फेसलेस असेसमेंट और डिजिटल टैक्स सिस्टम ने कारोबारियों के लिए प्रक्रिया आसान बनाई।
जीएसटी लागू होने के बाद वन नेशन वन टैक्स व्यवस्था मिली, जिससे टैक्स स्ट्रक्चर मजबूत हुआ और राज्यों के प्रति व्यापार को गति मिली। नए जीएसटी सुधारों ने कर स्लैब को सरल बनाया, साथ ही मूल्य को प्रतिस्पर्धी बेहतर बनाते हुए व्यवसाय में सुगमता की बढ़ोतरी हुई है। नए सुधारों की वजह से जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ। 2025 तक 1.5 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, जिसकी वजह से व्यवसाय संचालन और आसान हुआ। ई-वे बिल वॉल्यूम में भी सालाना तौर पर 21% का इजाफा हुआ है। आज का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी हर सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जैसे अब से कुछ समय पहले ही देश ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किए थे। हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा। विशेष रूप से हमारे एमएसएमईज को बहुत फायदा हो रहा है। इसी तरह करीब 6 दशक के बाद इनकम टैक्स कानून को आधुनिक किया गया है। इससे करोड़ों टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई पुराने नियम खत्म किए। मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे ने इसमें मदद की। भारत का उद्यम पंजीकरण पोर्टल इसी व्यापारिक सुगमता का प्रतीक है। इसके साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों में भी कई सुधार किए गए। पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज हुई, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स को इनोवेशन के लिहाज से बढ़ावा मिला। मेक इन इंडिया से लेकर जीएसटी और आईबीसी जैसे सुधारों तक भारत आर्थिक ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य भारत को सिर्फ बड़ा बाजार ही नहीं, बल्कि वैश्विक उत्पादन और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना भी है। इन सुधारों ने भारत को लंबी अवधि में मजबूत आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में अहम रोल निभाया है, जिसकी वजह से आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प को और मजबूती मिली। तो देखा आपने किस तरीके से विकसित भारत की तरफ लगातार हम बढ़ रहे हैं। और फिलहाल न्यूज़ नाइट में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको नए सीडीएस की क्या है प्लानिंग। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। पैसा बाजार सीपीएल में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। आप बता दें, देश के नए सीडीएस की जिम्मेदारी जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को मिली है। जनरल अनिल चौहान के बाद जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने पदभार ग्रहण किया। इस रिपोर्ट के जरिए आइए जानिए और समझिए कि आखिर देश के नए सीडीएस कौन हैं और उनकी क्या खूबियां हैं। यकीनन आपको भी उन पर गर्व होगा। देश को मिले तीसरे नए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। I am honored to assume charge as the Chief of Defence Staff. We are grateful to the nation for the trust reposed in the armed forces. जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने देश के नए सीडीएस का पदभार संभाल लिया है। जनरल सुब्रमणी ने जनरल अनिल चौहान की जगह ली है, जिन्होंने शनिवार को देश के वरिष्ठतम सैन्य कमांडर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन पर फोकस। सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और सरकारी प्रतिनिधि मौजूद रहे। सीडीएस जनरल सुब्रमणी ने कहा कि वो सशस्त्र बलों में ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। We are committed to implement the vision of our Honorable Prime Minister. Jai, jointness, आत्मनिर्भरता and innovation. पाकिस्तान चीन मामलों के एक्सपर्ट। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी पाकिस्तान और चीन मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। जनरल सुब्रमणी इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। वे पिछले साल 31 जुलाई को सेना के उप प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे। कौन है एनएस राजा सुब्रमणी? जनरल ऑफिसर, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के स्नातक हैं। उन्हें 14 दिसंबर 1985 को गढ़वाल राइफल की 8वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त हुआ था। वे यूनाइटेड किंगडम स्थित ज्वाइंट सर्विस कमांड स्टाफ कॉलेज, ब्रैकनेल और नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर ऑफ आर्ट्स और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में एमफिल की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन राइनो के अंतर्गत असम में उग्रवाद रोधी अभियानों के दौरान 16 गढ़वाल राइफल की कमान संभाली। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर में 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड तथा चुनौतीपूर्ण परिचालन परिस्थितियों में केंद्रीय सेक्टर में 17 माउंटेन डिवीजन की कमान भी संभाली। उन्हें भारतीय सेना की पश्चिमी मोर्चे पर तैनात प्रमुख स्ट्राइक कोर, सेकेंड कोर की कमान संभालने का गौरव भी प्राप्त है। जनरल ऑफिसर को पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर परिचालन संबंधित परिस्थितियों का गहन ज्ञान और व्यापक समझ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमेरिका ईरान के बीच सुलह कब होगी? क्या सीज फायर टूटेगा या फिर जारी रहेगा? सवाल ये भी है, क्या हॉर्मुज़ की पहेली सुलझेगी या फिर आर पार पर बात जाएगी? सवाल कई हैं मगर जवाब नहीं। वैसे इन सब के बीच एक बात सच ये भी है कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। पश्चिम एशिया के ताज़ा हालात पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साथ ही मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अमेरिका ईरान के बीच भले ही सीज फायर जारी हो, मगर दोनों ओर न सिर्फ टेंशन बनी हुई है, बल्कि ये तनाव कभी भी युद्ध का रूप ले सकता है। दोनों देश जिस मुहाने पर खड़े हैं, वहाँ कभी भी जंग का सायरन बज सकता है, क्योंकि समझौते या फिर शर्तों पर पेच फंसा हुआ है। ईरान अमेरिका शांति वार्ता पर ध्यान केंद्रित रहने के बीच ईरान के चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बगैर गालिफ ने कहा कि तेहरान किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जो ईरानी जनता के अधिकारों और हितों की रक्षा करने में विफल रहता है, क्योंकि ईरान को अमेरिका के वादों पर भरोसा नहीं है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी शर्तों वाला एक संशोधित प्रस्ताव भेजा है। ये तो सभी जानते हैं कि वाशिंगटन ईरान के परमाणु कार्यक्रम और समृद्ध यूरेनियम भंडार पर मजबूत गारंटी चाहता है।
सरबाजान में कूटनीतिक मोर्चे पर तैनात हमारे प्रतिनिधियों को दुश्मन की बातों और वादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमारे लिए केवल एक ही कसौटी है, ऐसे ठोस परिणाम हासिल करना जिनके बाद ही हम अपनी ओर से कोई प्रतिबद्धता पूरी करेंगे। जब तक हमें पूरा विश्वास नहीं हो जाता कि ईरानी जनता के अधिकार सुरक्षित कर लिए गए हैं, तब तक हम किसी भी समझौते को मंजूरी नहीं देंगे। इस रणनीति की गारंटी हमारा अपना जीवन है, जिसे हम अपने हाथों में लिए हुए हैं और ईरान की जनता के लिए बलिदान देने को तैयार है। हॉर्मुज पर तनाव के बीच भी बातचीत चल रही है। ईरानी सांसद हॉर्मुज मैनेजमेंट के लिए विधेयक पर विचार कर रहे हैं, जबकि सैन्य अधिकारियों का कहना है कि हॉर्मुज से आवागमन पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण है। दुनिया की नजर अमेरिका ईरान पर टिकी है। ये तय है, समझौता क्रैश होने पर सीज फायर टूटेगा और आसमान में एक बार फिर मौत की मिसाइलें उड़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि विश्व के कई देश चाहते हैं कि अमन कायम हो और हॉर्मुज रास्ते के जरिए ट्रेड और आगे बढ़े, न कि टेंशन। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।